सर्कुलर मोशन, ठीक है। सबसे पहला टर्म है इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल इज हैविंग फिक्स सेंटर एंड फिक्स रेडियस, जो पार्टिकल घूम रहा है इसकी स्पीड कांस्टेंट है। आप लिख सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन uniform circular motion is defined as a motion in which particle moves in a circle having fixed center and radius, having constant speed। फिक्स सेंटर है उसका, फिक्स रेडियस है और कांस्टेंट स्पीड है। तीन टर्म है आपके। क्या? पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल का फिक्स सेंटर है, फिक्स रेडियस है और आपकी कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड। अब ये बताएं, एंगुलर स्पीड जानते हैं आप लोग? एंगुलर स्पीड क्या होती है? नहीं पता? एंगुलर स्पीड देखें पहले। ये आपकी स्पीड है जिसमें स्पीड से मूव कर रहा है। एंगुलर स्पीड और नोट कर लें एक बार। इससे पहले हमने जो पढ़ी हुई है वो लीनियर स्पीड है। कहने का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम आपकी लीनियर स्पीड थी। आज हम देख रहे हैं एंगुलर स्पीड। यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल सर्कल में मूव करता है और यहाँ से मान लें यहाँ आ गया है, तो कितना थीटा ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया उससे डिफाइन होती है आपकी एंगुलर स्पीड, है ना। आप कहेंगे एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी इसको डिफाइन करें तो वेलोसिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्शन मेंशन करते हैं तो इसको आप ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं। ये डब्ल्यू टाइप है, ओमेगा इसको बोलते हैं। ओमेगा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वर्ड्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज rate of change of angular displacement per unit time। आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पर यूनिट टाइम, वो आपकी एंगुलर स्पीड होती है। आप यहाँ पे ये बताएं, क्या इस, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये डिस्क है एक, है ना, डिस्क थी सर्कल की, मैंने डिस्क ले लिया, एक पार्टिकल यहाँ है सर्कल पे और एक यहाँ है। इस डिस्क रोटेट कर रही है अपनी इस एक्सिस के राउंड से।
ऐसे, ठीक है। आप बताएं क्या इस पहले वाले पार्टिकल और दूसरे वाले पार्टिकल की स्पीड सेम रहेगी? या स्पीड की बात कर रहा हूँ, लीनियर स्पीड। क्या अगर एक डिस्क है, डिस्क की एक्सिस के एक पॉइंट पास में है और एक पॉइंट दूर है, अगर वो डिस्क घूम रही है तो क्या इस पॉइंट 1 और 2 की स्पीड सेम होगी? नहीं होगी। नहीं, कौन बोल रहा है? हाँ जी, क्या क्यों नहीं होगी? अगर एक ग्राउंड है आपका, यार इसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना। क्यों? क्योंकि जब ये घूमेगा तो इसको एक पूरा सर्कल इतना लंबा चलना है, इसको कम चलना है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? अब ये बताओ, इन दोनों की एंगुलर स्पीड सेम होगी क्या? क्योंकि वो, आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये आपकी एक डिस्क है ना। उस डिस्क के ऊपर मैंने 2 पॉइंट मार्क कर दिए, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, और ये डिस्क अपने इस एक्सिस के राउंड ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो किसी टाइम टी पर अगर ये पार्टिकल एक यहाँ पहुंचेगा तो डेफिनेटली 2 यहाँ पहुंचेगा, 2 जहां भी था, 2 यहाँ पहुंचेगा। अगर आप उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो दोनों ने सेम थीटा ट्रेवल किया है, ठीक है। ऐसे केस में आपकी एंगुलर स्पीड तो सेम रहती है, बट लीनियर स्पीड अलग अलग है। लीनियर स्पीड आपकी इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसको उतने ही टाइम में, देखो टाइम तो उतना ही है, पर इसको आपको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा है, तो आपकी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इतनी बात क्लियर है? दोबारा बताता हूँ मैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, एक पार्टिकल सर्कल में चक्कर काट रहा होता है विद कांस्टेंट स्पीड, और सर्कल का सेंटर फिक्स एंड रेडियस इज आल्सो फिक्स। ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक हमने टर्म देखा एंगुलर स्पीड का। फिर हमने डिस्कस किया कि एंगुलर स्पीड अगर ऐसे इस टाइप का मोशन है तो एंगुलर स्पीड सेम है, बट लीनियर स्पीड इज डिफरेंट। तो यहाँ पे हम अब ट्राई करेंगे एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की। क्या करने की? एंगुलर स्पीड में और लीनियर स्पीड में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है क्या? नोट कर लें फटाफट। हाँ, डिस्क वाला तो ये बताने के लिए है क्या कि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स की, आप अपने वर्ड्स में लिख लें कि 1 और 2 की, अगर डिस्क है 1 और 2 की एंगुलर स्पीड सेम रहेगी, ओमेगा इज सेम एंड वेलोसिटी इज डिफरेंट। ओमेगा सेम है यहाँ पे और v डिफरेंट है। हाँ जी, डन। रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, ओमेगा और v के बीच में क्या रिलेशन है ये हम देख रहे हैं। लेट से आपका पार्टिकल पहले यहाँ पे था, ये पोजीशन है आर आई, इनिशियल पोजीशन आर आई, ये t इक्वल टू 0 पे है, और कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुँच गया
पोजीशन वेक्टर हो गया आर एफ, और टाइम है यहाँ पे डेल्टा टी। यहाँ पे टी इक्वल टू 0 था, आपने जब मोशन स्टार्ट किया तो टी इक्वल टू 0 है, और कुछ टाइम बाद वो यहाँ पहुँच गया। आप बताएं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा? क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा? डेल्टा आर, डेल्टा आर। इतनी देर में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, ये किया डेल्टा थीटा। ध्यान से देखें, इसकी पोजीशन चेंज हुई, एंगल चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट आया, टी इक्वल टू 0 पे था पहले, फिर टी इक्वल टू डेल्टा टी पे है। ठीक है, यहाँ पे आप बताएं अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो तो क्या डेल्टा आर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट विल बी अलोंग द लेंथ ऑफ आर्क। अगर ये आप देखें, अगर ये बहुत छोटा हो तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो लेंथ ऑफ आर्क के बराबर रहेगा। इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल देन डेल्टा आर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको पता है, बताएं। L इक्वल टू आर थीटा। अगर ये आपका सर्कल है, ये रेडियस आपका r है, ये थीटा है, तो लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू आर थीटा होता है। बताएं, ध्यान है क्या? पक्का ध्यान है? 10वीं में प्रमोट हुए हैं कि पास करके आए हैं? पास करके आए हैं? 10वीं में अलग था, बताएं, वो बताएं, आप वाला बताएं। 11th में आए? अच्छा, नहीं, आप अब से याद रखें, आपने क्या बताया, क्या है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला? थीटा बाय 2 पाई आर। यहाँ पे 360 आपका 2 पाई होता है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, तो आर थीटा ही बन जाएगा, है ना? भगवान एक है, उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, तो आपका ये L इक्वल टू आर थीटा है। तो यहाँ पे बताएं लेंथ ऑफ आर्क इज डेल्टा आर, लेंथ ऑफ आर्क इज डेल्टा आर, दिस लेंथ ऑफ आर्क विल बी इक्वल टू आर इंटू थीटा। यहाँ पे भले ही पोजीशन वेक्टर अलग अलग हो, बट पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, क्योंकि रेडियस फिक्स है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं आर इंटू डेल्टा थीटा कर सकता हूँ। देख लें बड़े आराम से, ये क्या आपकी लेंथ ऑफ आर की डेल्टा आर है, ये आर है, ये डेल्टा थीटा है, तो डेल्टा आर, लेंथ ऑफ आर इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, कुछ भी नहीं किया है। नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। अगर आप दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। आप ध्यान से देखें, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज नथिंग बट लीनियर स्पीड, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया डेल्टा टी टाइम में, ठीक है ना? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज लीनियर स्पीड एंड डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज एंगुलर स्पीड, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने किया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये आपका रिलेशन है v और ओमेगा में। अब यहाँ पे जो आपका डिस्क वाली जो प्रॉब्लम है उसको आप इस एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? आपने कहा जी ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 है, दोनों का ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है, क्या दोनों का आर सेम है? क्या आर अलग अलग है? इसका रेडियस छोटा है, ये इस सर्कल में घूमेगा, और उसका आर बड़ा है। एक्सप्रेशन के हिसाब से बताओ
जिसका आर बड़ा हो उसकी लीनियर स्पीड ज़्यादा है क्या? वैसे ही पता है बाहर वाला पार्टिकल को ज़्यादा तेज चलना पड़ेगा बिकॉज इट हैज़ टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस। तो v इक्वल टू आर ओमेगा से जो बात हो रही है उसको भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। बात क्लियर है? तो आप ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन में, v इक्वल टू आर ओमेगा, जहाँ पे v क्या है? लीनियर स्पीड या वेलोसिटी। ये क्या है? एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी। और r क्या है? रेडियस। यहाँ से लेंथ ऑफ आर इक्वल टू आर थीटा हो गया। उसके बाद दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना? और जो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी है वो देखो आप क्या है? डेल्टा आर इज दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज लीनियर स्पीड, और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी क्या है? कितना एंगल चला कितने टाइम में, एंगुलर स्पीड। मेरी राइटिंग इंप्रूव होगी क्या? सर्कल्स कितने सुंदर सुंदर बने हैं, आप लोग बताते भी नहीं ये बातें। हाँ जी, डन। आदित्य नहा के आए हैं आज? नहीं नहा के आए? कौन आएगा? नहीं, नहाना कोई कंपलसरी नहीं है, हाँ पर टोकने में मजा आता है। हमारे कॉलेज में तो लड़कों का रिकॉर्ड रहता था, एक था जो 45 दिन नहीं नहाया था। और हफ्ते में नहाना तो मतलब वो मिनिमम वो था कि हफ्ते में तो नहाना ही है, संडे को संडे नहाना है। वो ऐसे था कि ना ऊपर से बाथरूम आधी बोल होती है ना, ऐसे मतलब ऐसे लाइन से बाथरूम होते हैं हॉस्टल में, तो सब मतलब वीकेंड पे सब एक साथ जा रहे हैं, है ना, और इस टाइप से रहता है। बताएं, आगे बढ़े। यार इस मामले में मैं तो उनसे अलग था, मैं नहाता था। ऐसा मुझे कहना पड़ेगा आपके सामने तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या पढ़ लिया अभी तक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? जिसमें पार्टिकल फिक्स रेडियस फिक्स सेंटर के सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड का रिलेशन क्या है? v इक्वल टू आर ओमेगा। इतना पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है, बहुत ध्यान करके आंसर देंगे। अगर कांस्टेंट स्पीड है, आप मुझे बताएं इस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन 0 होगी या नहीं होगी? दोबारा बोल रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है,
पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में चक्कर काट रहा है, तो इस केस में एक्सेलरेशन 0 होगी या नहीं? ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज नॉट डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है? डायरेक्शन की। मान लिया कि पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, बट यहां पर ये ऐसे मूव कर रहा था, जब आगे जाएगा तो ऐसे मूव कर रहा है, यहां जाएगा तो ऐसे मूव कर रहा है। क्या इस पार्टिकल की वेलोसिटी बदल रही है? डायरेक्शन बदल रही है तो कहेंगे ना वेलोसिटी बदल रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बदल रही है। अगर वेलोसिटी बदल रही है तो आपकी एक्सेलरेशन होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे एक्सेलरेशन आपकी नॉन जीरो होगी। लिख लें आप, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन speed is constant but velocity is changing, but velocity is changing. Therefore acceleration is not zero. आपकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती। नहीं, वेलोसिटी आप एक सर्कल की बात नहीं कर रहे, एवरेज बात नहीं कर रहे, इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं। हर बार बदल रही है ना, तो बदल रही है तो चेंज है, चेंज है तो एक्सेलरेशन है। एवरेज तो जीरो हो ही जाएगा। ये बोल रहे हैं कि यहाँ से घूम के जब यहाँ आएगा तब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो एवरेज वेलोसिटी है, वो तो जीरो होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक आप छोटा सा नोट डाल के लिखेंगे, ये भी नोट डाल के लिख सकते हैं, एक और लिखेंगे। अगर एक पार्टिकल इस साइड मूव कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स भी इस साइड लग रहा है, तो आप बताएं इस केस में क्या पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? एक बात। क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी? दोनों का आंसर अलग अलग आपको बताना है। क्या? जब वेलोसिटी ऐसे है, हाँ जी, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज होगा। सिंपल सी बात है ना यार, न्यूटन ने क्या कहा था, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। अब फोर्स लग रहा है तो उस स्पीड या वेलोसिटी से नहीं चलेगा, तो मैग्नीट्यूड बदलेगा। तो आप नोट करें, if force is parallel to, if force is parallel to velocity, then only magnitude of velocity will change, only magnitude of velocity will change and not the direction, and not the direction. ये पॉइंट नंबर 1 है। सेकंड, अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स ऐसे लगी, आपको बहुत लंबे समय के लिए नहीं देखना है, उस मोमेंट की बात करनी है बस। जिस मोमेंट पे ये फोर्स लग रहा है उस मोमेंट पे आपको आंसर देना है कि क्या हो रहा है। जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं तो ये वाला फोर्स इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलेगा या सिर्फ डायरेक्शन को बदलेगा? डायरेक्शन को बदलेगा। ये हमने मोशन इन अ प्लेन में खूब डिस्कस किया था। क्या सुनेंगे ध्यान से? आप आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, अलग अलग बैठेंगे कल से, ठीक है ना। सवाल ये है कि वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलेगा, मैग्नीट्यूड को नहीं। हमने ये डिस्कस किया था मोशन इन प्लेन में खूब डिटेल में। क्या एक लाइन मैंने बोली थी, 2 डायमेंशनल मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज 2 1D मोशंस अकरिंग साइमल्टेनियसली।
अगर आपकी फोर्स इस साइड है तो वो वेलोसिटी के उस कंपोनेंट को इफेक्ट नहीं करती है। जिसने नहीं भी किया था वो भी नोट कर सकते हैं क्या, अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है फोर्स तो उस मोमेंट पे, ध्यान रखना उस मोमेंट की बात कर रहा हूं, उस मोमेंट पे ये फोर्स इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसकी डायरेक्शन को बदलेगा। तो आप लिखें, पॉइंट लिखें, इफ वेलोसिटी इज या इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, if force is perpendicular to velocity, only direction of motion will change and not the magnitude, and not the magnitude. हाँ, डायरेक्शन ऑफ मोशन या वेलोसिटी एक ही बात है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज एंड नॉट द मैग्नीट्यूड। बात क्लियर है? इसी में थर्ड पॉइंट और ऐड करना चाहें तो आप लिख लें, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है F इक्वल टू एम ए, है ना। इस बात का सीधा सा मतलब है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, एक्सेलरेशन और फोर्स आपका, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। लिखिए आप, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज सेम, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स लिख लेवल की, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज सेम, दोनों सेम होंगी। तो आप पहले केस में बताएं एक्सेलरेशन किस साइड होगी, उसी साइड, फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी साइड ही होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे होगी। ठीक है, कितनी बात क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। अब ये बताएं, अगर मैं एक थ्रेड से एक पत्थर को बांध के सर्कुलर मोशन करा रहा हूं, एक पत्थर बांधा है रस्सी से और उसको सर्कुलर मोशन करा रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड से पत्थर घूम रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक्सेलरेशन जीरो है इसकी, क्या नहीं है? नहीं है। अब ये बताएं, बहुत ध्यान से देखना, जब वो पत्थर घूम के रस्सी यहां आया तो उसकी वेलोसिटी किस साइड है? अंदर की तरफ, है ना। जब इस मोमेंट पे पत्थर है तो उसके ऊपर फोर्स किस साइड लग रहा है? फोर्स कौन लगा रहा है? टेंशन लगा रहा है फोर्स। अगर मैं रस्सी को छोड़ दूं तो क्या सर्कल में घूमेगा? सर्कल में नहीं घूमेगा। हाँ, इसका मतलब उसको कौन मूव करा रहा है? जो धागे का टेंशन है वो फोर्स मूव करा रहा है ना, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट में टच में नहीं ना उसके, तो रस्सी टच में उसके, तो रस्सी फोर्स लगा रही है। जब इस मोमेंट पे वो आपका पार्टिकल ऐसे जा रहा था और रस्सी ऐसे थी, तो आप बताएं रस्सी का फोर्स किस साइड लगेगा? बावड़ों, रस्सी का फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट से अपोजिट लगता है ना, टेंशन। वैसे भी अगर आप हाथ पकड़ के ऐसे वो झूलते हैं ना, ऐसे ऐसे घूमते हैं, दो जने घूमते हैं, उस केस में आप सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, तो आपके हाथों पे जोर कैसे पड़ता है? अंदर की तरफ पड़ता है ना। अगर मान लो दो जने ऐसे पकड़ के घूमते हैं, आप घूमते हैं ना, खेलते हैं, तो मान लो कि घूमते घूमते मैं इस मोशन में यहाँ पे आ गया, तो मेरी वेलोसिटी यहाँ पे कैसे हुई? अंदर की तरफ, पर मेरे हाथों में जोर कैसे पड़ रहा होगा? इस साइड, हाँ कि ना। तो जो ये पत्थर है जो ऐसे घूम रहा है, ये पत्थर घूमते घूमते यहाँ आया, तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा था, वेलोसिटी ऐसे थी और फोर्स ऐसे लग रहा था। नहीं समझ में आया? नहीं आया? ठीक, दोबारा बताते हैं। आजा भाई, तू आजा स्टेज पे। हाथ पकड़ अगर हम ऐसे घूमते हैं ना, तो कस के पकड़ खींच के ऐसे आप पीछे की तरफ जैसे घूमते हैं, और घूमते घूमते जब मैं सिर्फ मेरे पे कंसंट्रेट करना, जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, है ना, घूमते घूमते, अब मेरी वेलोसिटी इस मोमेंट पे ऐसे रहेगी, मेरे हाथों पे जोर किस साइड पड़ रहा होगा?
अंदर की तरफ। बस यही तो बात है, जो आप रस्सी से पत्थर बांध के घुमाते हैं तो जब पत्थर यहाँ आया तो पत्थर की वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स ऐसे लग रहा है। अब बात समझ में आई? ये भी तो वही बात थी, बात तो कुछ भी अलग नहीं थी। तो यहाँ पे एक ही बात कन्वे करना चाह रहा हूं मैं कि वेलोसिटी और फोर्स आर परपेंडिकुलर, है कि नहीं? परपेंडिकुलर है। जब आपकी फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तो क्या चेंज होता है? हाँ जी, अच्छा देखो, डायरेक्शन, इस मोशन का ये तो साइड व्यू था, मैं टॉप व्यू बना रहा हूं एक बार, है ना। ये आपका सर्कुलर मोशन है, इस रस्सी से ये पत्थर बांध रखा है और इसकी वेलोसिटी ये है, इसके ऊपर टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तो दो फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए? हुए। जब फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड नहीं। डायरेक्शन चेंज कर देगा, लेट्स से यहां ले आया उसको, तब रस्सी का फोर्स कहां लग रहा होगा? अब फिर परपेंडिकुलर हो गया वो तो, है ना। अब फिर से क्या करेगा वो? सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। मान लो चेंज करके यहां ले आया, ठीक है, फिर चेंज करेगा डायरेक्शन, टेंशन किस साइड लगेगा? फिर चेंज की, इस केस में आप ध्यान से देखें, आपकी जो टेंशन फोर्स है इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। तो आप लिखेंगे, एक एग्जांपल लिखेंगे, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। आप हेडिंग डालने एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे, व्हेन अ स्टोन इज टाइड, when a stone is tied to a thread and rotated in a circle, rotated in a circle having constant speed, comma, the force responsible, the force responsible for this circular motion, the force responsible for this circular motion is a tension force of string, is a tension force of string, and which is always perpendicular, which is always perpendicular to direction of velocity. Full stop. Hence, this force, will change direction only and not the magnitude. And not the magnitude. Therefore, particle can move without any change in speed. Particle can move without any change in speed. फिर एक पैराग्राफ बना लो थोड़ा सा, या लाइन अलग बना लो। Particle can move in circle without any change in speed.
हाँ वेलोसिटी नहीं, स्पीड आएगा, वेलोसिटी बोला क्या मैंने, स्पीड बोला है, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी तो बदलती है। एक लाइन और लिखेंगे थोड़ा सा स्पेस देके। वी कैन सी इन फिगर we can see in figure that this force always directed towards center of circle, always directed towards center of circle. ठीक है, डायग्राम बना लें, इसने नहीं बनाया है। देख लिया, अभी तक का सीक्वेंस दोबारा देख लें। अभी तक क्या किया हमने, सबसे पहले हमने देखा क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है इसमें, कांस्टेंट स्पीड, फिक्स रेडियस एंड फिक्स सर्कल। एक्सेलरेशन जीरो होती है क्या, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, क्यों नहीं होती, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती ना, नहीं होती। एक बात हमने देखी फिर, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड या एंगुलर स्पीड में ये रिलेशन होता है, ठीक है। फिर हमने देखा अगर फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल हैं तो क्या चेंज होता है, अगर फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल हैं तो क्या चेंज होगा, लाइक मैग्नीट्यूड। अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं तब क्या चेंज होगा, डायरेक्शन। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। फिर हमने एक एग्जांपल किया, रस्सी से पत्थर बांध के घुमाया, तो यहाँ पे आपने देखा कि रस्सी का जो फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो वो फोर्स क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा। अगर वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था तो टेंशन ने उसको बस डायरेक्शन चेंज की है। और ये भी देखा हमने कि जो फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करती है, जो फोर्स है आपकी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। अब यहां से आप एक बात बोल सकते हैं, हमने बोला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, एक बात तो ये कर ली। दूसरी बात यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है और फोर्स की डायरेक्शन में ही आपकी एक्सेलरेशन होती है। तो आप जहां पे आपने लिखा है वहां पे आप लिख सकते हैं, as we know acceleration of as we know acceleration of particle in uniform circular motion is not zero, is not zero, full stop,
या एंड लगा लें, एंड फ्रॉम अबाउट डिस्कशन, एंड फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट, we can conclude that acceleration is always directed towards center of circle. Center of circle. Acceleration is always directed towards center of circle. ठीक है, ये अपने आप में मुश्किल टॉपिक माना जाता है सर्कुलर मोशन का। स्टार्टिंग ठीक ठाक सीक्वेंस से हुआ है अपना, अगर आप घर पे जाकर रिवाइज करेंगे, कल डाउट ले लेंगे तो आपको कभी डाउट नहीं आएगा। जैसे आपने धागे का और इस रस्सी का एग्जाम्पल लिया जिसमें कि फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रही है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऐसे और एग्जाम्पल ध्यान है आपके? हाँ जी, बोल कैसे? पत्थर की जगह बोल बांध दिया आपने, ऐसे तो अच्छा एग्जाम्पल है। बाकी और किसी को कोई ध्यान में आ रहा हो? ठीक है, और कोई एग्जाम्पल? क्या सन के अराउंड अर्थ घूमती है ना? आप देखें, ये सन है, यहाँ पे जो धागा इसके साथ बंधा हुआ है वो आपको दिख नहीं रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे सेंटर की तरफ लग रही है। जैसे ही वो अर्थ ऐसे मूव कर रही थी, मतलब जैसे पत्थर घूम रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा था, अगले ही मोमेंट पे अर्थ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी जो सन का और अर्थ के बीच में ग्रेविटी का फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, है ना? ये आपका एक और एग्जांपल है, आप नोट कर लेना। अभी एक और बताओ, एक और आपका है, ये बताओ, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो अपोजिट चार्ज हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव है, तो दो चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, वो अट्रैक्शन का फोर्स है, उसके कारण से वो सर्कल में चक्कर काट रहा है। ये न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इस केस में भी सेम आपका रहेगा कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ एक्ट कर रहा होगा और उसके कारण ये सर्कल में मूव कर रहा होगा। तो एक बात तय है, जब भी आपको सर्कुलर मोशन कराना है, कोई फोर्स चाहिएगी जो हमेशा उस सर्कल के सेंटर की तरफ लग रही हो। क्लियर है इतना? ये हमने किया। इसके बाद एक डेरिवेशन और है, आज शायद वो पूरा ना हो पाए, स्टार्ट करेंगे तो आज इतना ही करते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे इसको। थैंक यू।